वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ जो 7 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और अराउंड 20 दिसंबर को ख़त्म हुआ, 20 प्लस शिफ्टें हुई उसमें। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इसमें वो कौन सी शिफ्ट थी जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी थी, वो कौन सी शिफ्ट थी जो कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ थी, और नॉर्मलाइजेशन का क्या रोल रहने वाला है, यानी वो कौन सी ऐसी शिफ्ट है जिसमें नॉर्मलाइजेशन से नंबर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, और वो कौन सी शिफ्ट है जिसमें नॉर्मलाइजेशन से जो नंबर्स है वो डिक्रीज़ होने के पूरे चांसेस है, और कौन सी शिफ्ट थी जो मॉडरेट लेवल की थी जिसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और हम कोशिश करेंगे उसी एनालिसिस पे कि जो शिफ्ट वाइज कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है, कंपेयर करेंगे सारी की सारी शिफ्टों को, रोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, कौन सी ईजी थी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम देखेंगे किस शिफ्ट के मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं और किसके डिक्रीज़ हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको सीधा डायरेक्टली ये नहीं बोल दूंगा कि 7 दिसंबर या 8 दिसंबर की ये वाली शिफ्ट है, इसमें नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, इसमें डिक्रीज़ हो जाएंगे। हम पहले बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे किसी भी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल को हम एनालाइज़ कर सकते हैं। फिर जब हम उसकी शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल को एनालाइज़ करेंगे, फिर हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि उस शिफ्ट में क्या नॉर्मलाइजेशन से नंबर्स इंक्रीज़ होंगे या डिक्रीज़ होंगे। इसके अलावा मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट भी यहाँ पे करने वाला हूँ। अनाउंसमेंट क्या है, इसी यूट्यूब चैनल पे हमने रीजनिंग की कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट की है। रीजनिंग हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले साइलॉगिज्म स्टार्ट किया है, उनके 2-3 पार्ट्स मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। यू विल श्योरली लव टू वॉच इट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। उसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ की रिवीजन सीरीज़ है, इसमें हमने हर एक कंपोनेंट की जो टॉप 500 MCQ है वो डिस्कस करने हैं, तो उसकी भी सीरीज़ इसी यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। और कंटिन्यू आपको हर दिन इस पे अराउंड 20 to 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जो उनके ऑप्शंस होते हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यानी कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे GS का भी मिलेगा, तो आई होप आप वो भी पसंद करोगी। उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए अब डायरेक्टली आ जाते हैं एनालिसिस पे, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, एग्ज़ाम हुआ 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर को, सबको पता है, ठीक है। तो जो पहले की शिफ्ट थी 7 दिसंबर की और 20 दिसंबर की, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैटर्न की, ठीक है, ये मेन चीज़ होती है सबसे पहली चीज़ जिससे नॉर्मलाइजेशन से किसी के नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं और किसी के डिक्रीज़ होते हैं। लेकिन हमने जहाँ तक देखा किसी हद तक थोड़ा सा चेंज तो आया, 1% या 2% चेंज। अदरवाइज़ अगर मैं बोलूँ 98% जो पैटर्न था वो 7 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर सारी की सारी शिफ्ट्स में जो पैटर्न था वो ऑलमोस्ट इक्वल था। मैं 100% ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पैटर्न था वो इक्वल था, लेकिन ऑलमोस्ट 98% जो शिफ्टें थी उनमें पैटर्न बिल्कुल सेम था। डिफ़िकल्टी लेवल का थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट जो पैटर्न एक था, जो बेसिक पैटर्न इस बार JKSSB ने अडॉप्ट किया था वो उन्होंने सारी शिफ्ट्स में अडॉप्ट किया। तो पहली बात ये, तो इससे हमें पता चलता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगी उसका ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला। ऑब्वियसली नंबर्स इंक्रीज़ होंगे, बहुत स्टूडेंट्स के नंबर इंक्रीज़ होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के भी नंबर इंक्रीज़ नहीं होंगे, बहुत बच्चों के नंबर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन आप ये मान के बिल्कुल भी इस गुमान में मत रहिए कि आपके +20 या +30 हो जाएंगे, इतना नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे +15, इतने भी मुझे नहीं लगता होंगे जिस हिसाब से पैटर्न आया था। +10 मैक्सिमम आपके हो सकते हैं, और +5 नॉर्मली आपके होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो डिक्रीज़ की बात है, ज़्यादा किसी के भी नॉर्मलाइजेशन से डिक्रीज़ नहीं होंगे, उन्हीं बच्चों के डिक्रीज़ होंगे जिनके जो एवरेज मार्क्स होगी उस शिफ्ट के, उससे भी अगर किसी को कम नंबर है तो उस बच्चे के पूरे चांसेस है कि जो उसके मार्क्स है वो डिक्रीज़ हो सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल बात थी जो मैंने आपको बोला कि नॉर्मलाइजेशन से SSC की तरह किसी के 20 या 25 क्वेश्चंस इंक्रीज़ यहाँ पे JKSSB में नहीं होने वाले, क्योंकि एक बेसिक पैटर्न था जो हर एक शिफ्ट में हमें देखने को मिला था। वो बेसिक पैटर्न क्या था, 60 to 70 क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा इजी थे। उसके अलावा अगर हम बात करें, अराउंड 25 क्वेश्चंस थे हर एक शिफ्ट में जो मॉडरेट लेवल के थे, और 20 ही क्वेश्चंस या 25 ही क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे।
तो पैटर्न में उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं थी, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन में भी उतनी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन छोटी सी थोड़ी सी जो चेंजेस देखने को मिलेगी वो किस शिफ्ट में ज़्यादा देखने को मिलेगी, किस में कम देखने को मिलेगी, वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अब किसी भी शिफ्ट को डिफ़िकल्ट कौन बनाता है? क्या जेके एसएसबी वाले देखेंगे कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था, ये इजी था, तो इसको हम नंबर्स इंक्रीज़ करेंगे, इसको डिक्रीज़ करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो कौन डिसाइड करता है? वो हम लोग, मतलब जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है एग्ज़ाम में, वही इस डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं या इस डिफ़िकल्टी लेवल को घटाते हैं। देखिए, अब अगर एवरेज जो बच्चे होंगे वो अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स कर लेंगे तो माना जाएगा कि उस शिफ्ट के जो पेपर है वो थोड़ा सा इजी था। अगर एवरेज बच्चों ने मार्क्स कम लाए तो ऐसा लगेगा, ऐसे मान के चलेंगे जेके एसएसबी के, और रूल भी यही है कि जिसमें एवरेज बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा उसका जो लेवल माना जाएगा वो कम माना जाएगा। जिस शिफ्ट में एवरेज बच्चों ने मार्क्स थोड़े कम लाए हैं उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर माना जाएगा, थोड़ा सा टफ माना जाएगा। और जिसमें थोड़ा सा लेवल टफ होगा, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों का जिनका जिस शिफ्ट में एवरेज मार्क्स थोड़े से ज़्यादा होंगे। ये रही पहली बात। तो अब हम इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट शिफ्ट्स हुई। देखिए, सबसे पहले 7 दिसंबर को हुई पहली शिफ्ट, उनमें से एक शिफ्ट हुई और दूसरी शिफ्ट यानी 2 शिफ्टें हुई। उसके अलावा 8 दिसंबर को पेपर हुआ, उसमें भी सिमिलरली 1 और 2 शिफ्टें हुई। अब अगर मैं पहले 7 और 8 दिसंबर की ही बात करूं, इसमें भी अराउंड 70 से 60 टू 70 ऐसे क्वेश्चंस थे जो ईजी में आते थे, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बाकी जो 30 क्वेश्चंस की बात करूं वो मॉडरेट लेवल के थे और बाकी 30 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे। अब अगर ये जो 7 और 8 दिसंबर का एग्ज़ाम था, इसके जो लेवल था पेपर का वो ऑलमोस्ट इजी ही था, लेकिन इसको किस चीज़ ने टफ़ बना दिया? इसको किस चीज़ ने टफ़ बना दिया? एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से देखिए जिससे आप समझ सकोगे कि जो 7 और 8 की दो शिफ्टें यानी 4 शिफ्टें थी, उनको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन से कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 4 मार्क्स, इतने मार्क्स इनके इंक्रीज़ होने वाले हैं जो 7 और 8 दिसंबर की चारों शिफ्ट में बैठे थे। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है। पेपर था, जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो इजी था। अगर हम बात करें 12 दिसंबर की शिफ्ट थी, जो सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, उसके कंपैरिजन में ये जो 7 और 8 दिसंबर के चारों शिफ्टें हुई थी ना, इनका पेपर इजी था। लेकिन फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन से इनको बेनिफिट मिलने वाला है? इसलिए क्योंकि जब जो भी बच्चा 7 और 8 दिसंबर को पेपर देने गया, उसको वहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ें आई वो अनएक्सपेक्टेड आई। क्या अनएक्सपेक्टेड आई? देखिए, जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या हम अगर बात करें जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, इसमें 2 तरह के बच्चे थे जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक जो बराबर जेके पीएसआई का ही पैटर्न पकड़ के प्रिपेयर कर रहे थे, जेके एसएसबी को ही टारगेट करके पढ़ रहे थे, वो उन बच्चों ने इसमें अच्छा किया होगा 7 और 8 की शिफ्ट में या किसी भी शिफ्ट में। फ़िलहाल हम 7 और 8 की ही देख रहे हैं तो इसी में बात करते हैं। इसके बाद दूसरे बच्चे कौन थे? जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, केएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन पर्टिकुलरली उनका जो टारगेट था वो खाली जेके एसएसबी ही नहीं था, वो ओवरऑल स्टडी कर रहे थे। दूसरे वो बच्चे थे जो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू पैटर्न जा रहे थे। दोनों बच्चों ने अच्छा किया क्योंकि दोनों ने अच्छे से पढ़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर दोनों बच्चों ने अच्छा पढ़ा था फिर भी जो एवरेज मार्क्स है वो कम क्यों होंगे बच्चों के? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कम होंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ ना 5+ मिल सकते हैं या +4 मिल सकता है जिस भी बच्चे का 7 और 8 को एग्ज़ाम था। क्यों? देखिए, ये जो दोनों बच्चे थे जिन्होंने स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी पैटर्न जेके पीएसआई के लिए प्रिपेयर किया, उन्होंने करंट अफेयर्स के लिए एक्सपेक्ट किया था कि 2 या 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। सबको पता था, अपनी जगह लग रहा था, सबको जो पढ़ा रहे थे, जो पढ़ रहे थे, कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे करंट अफेयर्स, और अगर कहीं अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी तो 10 आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब 7 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट में बच्चे बैठे तो उन्होंने 25+ वहाँ पे देखे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थे।
तो जब कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें अगर चीज़ कोई भी अनएक्सपेक्टेड आ जाती है ना, तो जो बाकी सेक्शंस होते हैं उन पे भी उस एग्ज़ाम का इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा, जो 2021 का जेकेएएस का प्रीलिम्स था, उसमें क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ सेम चल रहा था। जो उसमें सी सेट था, सारा कुछ ठीक था, क्वेश्चंस भी इजी थे जो होते हैं नॉर्मली। इसमें क्या था, उससे पहले 2021 से पहले 80 क्वेश्चंस होते थे। उस साल उन्होंने सडनली चेंज कर दिए थे, कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस। हर कोई गया वहाँ पे 80 क्वेश्चंस अपना माइंडसेट बना के, वहाँ पे कितने आ गए? 100 क्वेश्चंस। बहुत से बच्चों ने देखा ही नहीं, बहुत से बच्चों का दिमाग ख़राब हो गया ये सब चीज़ें देख के। और उस साल मैक्सिमम मैं आपको बोलूँगा, जिन 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 भी बच्चों ने उसमें अपेयर किया था, मैक्सिमम बच्चों का सी सेट उस बार नहीं हुआ था। क्यों? इतने सारे पैटर्न चेंज करने से। यानी 80 क्वेश्चंस माइंड में सारे लेके गए थे, वहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। इतना सारा चेंज करने की वजह से जो सी सेट था वो मैक्सिमम बच्चों का रह गया था। यहाँ पे वही बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू जेके एसएसबी एग्ज़ाम को टारगेट करके प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने करंट अफेयर्स पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता। तो उनको जब ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ सामने आई तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, और उनका जो मेंटलिटी थी उसका असर दूसरे सेक्शंस में भी पड़ा, और उनका जो स्कोर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो गया। एक इस तरह के बच्चे होंगे। दूसरे कौन होंगे? मैंने आपको अभी बोला, जो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो किसी भी ओवरऑल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जर्नली कर रहे हैं। जेके एसएसबी कोई उन्होंने टारगेट नहीं किया है, वो हर एक एग्ज़ाम के लिए जनरली प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए, जो आईएएस केएएस के लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगा, वो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये वाले जो बच्चे हैं ना, इनका फैक्चुअल जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो होता है। जेकेएसबी वालों का मैं मान सकता हूँ फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा याद होता है, बहुत चीज़ें याद होती है क्योंकि वन लाइनर एग्ज़ाम होता है। लेकिन ये वाले जो बच्चे हैं, इनका फैक्चुअल जो चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है। अब अगर इनको करंट अफेयर उतना अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने बाकी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर अच्छे से किया था, लेकिन फैक्चुअल डाटा इस तरह का था कि जैसे आपको पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी नॉलेज लगा के आप कर लोगे। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, हिमालयाज से पूछा गया था कि हिमालयाज किस टाइप की रॉक से, कुछ इस तरह से पूछा गया था। अब अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता था तो आप नॉलेज लगा के सारी जो ज्योग्राफी की होती है उसको लगा के कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते थे। लेकिन इस बार इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिले, डायरेक्ट फैक्चुअल थे। अगर आपको याद है राइट, वेल एंड गुड, नहीं याद तो बिल्कुल आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो जो मैंने आपको बोला, जो जनरल प्रेपरेशन वाले बच्चे थे वो फैक्चुअल डाटा में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और जो जेके एसएसबी को स्ट्रिक्टली फॉलो करके पढ़ रहे थे वो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं पीछे रह गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो 7 और 8 की 4 शिफ्टें हुई थी, लेवल ऑफ पेपर बहुत ही इजी था। जो क्वांट था वो बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं था, रीजनिंग भी बेसिक लेवल की थी। लेकिन करंट अफेयर्स और फैक्चुअल डाटा ने इन 2 शिफ्ट्स को कहीं ना कहीं, बहुत सी ऐसी शिफ्ट है जिनसे टफ बना दिया। तो मैं यहाँ पे अगर सिंपली बोलूँ, जिस भी बच्चे ने 7 और 8 दिसंबर 2022 को एग्ज़ाम दिया तो उनको नॉर्मलाइजेशन से प्रॉफिट फ़ायदा ही होने वाला है। चाहे वो 2 to 5 मार्क्स उनके बढ़ सकते हैं, यानी किसी के 2 बढ़ सकते हैं, किसी के 5 बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले जिसने एग्ज़ाम दिया था वो ये ना सोचे कि हमारी शिफ्ट आसान थी, हमारे नंबर्स नॉर्मलाइजेशन से डिक्रीज़ होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी। जो भी बच्चे इन 4 शिफ्ट्स में अपीयर हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, या अगर आप अगर देख रहे हो इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हो कि किस तरह से आप कंफ्यूज हो गए थे इस 7 और 8 दिसंबर की जो 4 शिफ्टें थी। क्योंकि 7 वालों को तो पता चल गया था, 7 वालों को तो पता चल गया था कि करंट अफेयर्स बहुत आते हैं पेपर देने के बाद। 8 वालों को एक रात बची थी, एक रात में करंट अफेयर्स तो करते नहीं, क्योंकि और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते। उनकी जो सारी रात थी ना वो कन्फ्यूजन में चले गई, कुछ भी नहीं कर पाए, नहीं, या वही जो पढ़ा था वही प्रिपेयर करके उसी को रिवाइज करके चले गए दूसरे दिन एग्ज़ाम देने। फिर आती है एक और शिफ्ट 9 और 10 दिसंबर को। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं था, तो 2 दिन बच्चों को मिले, 2 दिन बच्चों को मिले। जो 11 दिसंबर के 2 शिफ्टें थी, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, इसमें भी जो लेवल था पेपर का वो इजी ही था।
ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं था। जहाँ तक मुझे रिव्यू मिला है बच्चों का, जहाँ तक हमने बात की, डाटा कलेक्ट करने की कोशिश की, ज़्यादातर कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं था और इनको कहीं न कहीं पैटर्न भी थोड़ा-सा समझ आने लगा। अब ये मैं नहीं बोलूँगा कि उन्होंने 2 दिनों में सारा का सारा करंट अफ़ेयर देख लिया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली उनको थोड़ा-सा बेनिफिट था। जो 7 और 8 की शिफ्टें थी, उससे थोड़ा-सा बेनिफिट था किसको? 11th वाली शिफ्ट को, 11th वाली दोनों शिफ्ट्स को। अब अगर 11th वाले शिफ्ट की मैं ओवरऑल बात करूँ, जो पेपर था वो ईज़ी ही था। अगर वेरी ईज़ी मैं ना बोलूँ तो ईज़ी ही था, लेकिन इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो इनको कन्फ्यूज़ कर देती, क्योंकि पैटर्न इनको पता था। ये माइंडसेट थोड़ा बना चुके थे 2 दिनों में। कंप्लीटली माइंडसेट तो नहीं 2 दिन में बनेगा, लेकिन कुछ न कुछ उन्होंने माइंडसेट थोड़ा बहुत बना लिया। इसीलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं होने वाला। और अगेन मैं आपको बोलूँगा, आपके नंबर्स भी डिक्रीज़ नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो समझ नहीं आ रहा है, मैंने उस पे भी एक वीडियो बनाया है। जो फार्मूला है AIJ वाला, वो कैसे वर्क करता है, उस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये रहा 11 दिसंबर का, ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन से उनको बेनिफिट नहीं होने वाला है। फिर आ जाते हैं हम 12 दिसंबर। 12 दिसंबर में भी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट हुई। पहले मैं इसमें सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ। देखिए, सेकंड शिफ्ट ये थी ईज़ी टू मॉडरेट, यानी जो दोनों शिफ्टें थी ना 12 दिसंबर की, वो थी ईज़ी टू मॉडरेट। ईज़ी नहीं थी, ईज़ी टू मॉडरेट था। लेकिन जो इसमें सेकंड शिफ्ट थी ना, इसका जो क्वांट सेक्शन था और जो रीजनिंग सेक्शन था, कहीं ना कहीं वो कैलकुलेटिव था। और हमने 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट से पहले जितना भी क्वांट हमने देखा, वो ईजी था, यानी बेसिक लेवल था। जिसको आता था वो ईजिली कर लेता था, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट 12 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें जो क्वांट सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। तो जिसकी वजह से जो एवरेज बच्चे थे उन्होंने कम किया। जिनको क्वांट नहीं आता था उन्होंने छोड़ा डायरेक्टली, लेकिन जिनको आता भी था, जिनका स्ट्रांग था, वो कैलकुलेशन में इस तरह से फंस गए कि जो बाकी के पोर्शंस थे उन पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मैं 12 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट थी, बहुत से बच्चों के साथ मेरी बात हुई जिनका मैथ सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट है। उन्होंने भी बोला हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें बोला हम कैलकुलेशन में हमें 5-5 मिनट्स लग गए। फिर हमने एंड पे ना हम छोड़ने के काबिल रहे, ना हम उसको कंप्लीट करने के काबिल में कंप्लीट करने की पोजीशन में रहे। बोला हम इस तरह के दलीमा में फंस गए थे जब हमने इस तरह के क्वेश्चन से वहाँ पे देखे। इसके अलावा एक था DI से क्वेश्चन इसी सेकंड शिफ्ट में। उसमें क्या था, पहले आपको एवरेज निकालनी थी, दोनों जो डाटा दिए हुए थे दोनों की एवरेज निकालनी थी। एवरेज के बाद फिर परसेंटेज उनकी निकालनी थी। फिर उन परसेंटेज को कंपेयर करना था कि कौन सी परसेंटेज इन दो डाटा में ये कितने परसेंट इससे ज़्यादा है। तो इस तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे पहले शिफ्ट में डायरेक्ट पूछ लिया जाता था, जैसे 2000 का डाटा दिया होता था, 2001 का दिया होता था, पूछा जाता था 2000 का 2001 से बोलो कितने परसेंट ज़्यादा है। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली DI में आता था। लेकिन जो 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी, ऑब्वियसली उसको नॉर्मलाइजेशन से अगेन बेनिफिट होने वाला है। कितना होने वाला है वो मैं एक्चुअली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है फार्मूले पे, वो डिपेंड करता है एवरेज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। इसी तरह जो 12 दिसंबर की पहली शिफ्ट थी, उसमें पेपर ईजी था। अगेन नॉर्मलाइजेशन से उतनी ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला 11 दिसंबर की दोनों शिफ्टों को नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली जो 12 दिसंबर की पहली शिफ्ट थी वो भी इजी थी और इनको भी नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगेन इनको नंबर डिक्रीज़ भी नहीं होंगे जिन्होंने भी अच्छा पेपर किया है। क्यों नहीं उनके डिक्रीज़ होंगे, एक बार आप लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके नंबर्स डिक्रीज़ क्यों नहीं होंगे। वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यही चीज़ें मुझे आपके साथ यहाँ पे आज डिस्कस करनी थी। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ये मैंने 7, 8, 11 और 12 दिसंबर की जो शिफ्टें हुई थी उनके बारे में बात की। मैं कल कोशिश करूँगा 13 से 20 के दरमियान जितने भी शिफ्ट हुई उनका भी इसी तरह से एनालिसिस करूँ और देखिए कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी इजी थी, किस पे कौन सा ऐसा शिफ्ट है जिसमें नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और एंड पे मैं यहाँ पे आपको बात करते हैं अब कट ऑफ की।
अगेन कट ऑफ की वीडियो मैंने आपको पहले ही बनाई है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने वाला है। तो अगर शिफ्ट वाइज कट ऑफ की बात करें तो आप अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बोला 7 और 8 दिसंबर वालों को +5 मार्क्स होने वाले हैं। इसी तरह अगर मैंने आपको बोला 12 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट है उसको 4-5 नंबर इंक्रीज़ हो सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने मार्क्स को एडजस्ट कर लीजिए। वो जो कट ऑफ वाला वीडियो है उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसी तरह जो बाकी शिफ्ट्स हैं उन पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में इस बारे में आप मुझे बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।